आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम परीक्षा उपयोगी नोट्स 11th क्लास राजनीति विज्ञान का कंटेंट लेकर आए हैं, जो कि आपके प्रतियोगिता परीक्षा हो या होम एग्जाम हो, आपके लिए टॉपर नोट्स हैं। इसमें हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, हर चैप्टर का MCQ करेंगे, वर्कशीट जो कि सरल और सहज भाषा में और व्यवस्थित तरीके से तैयार की गई है। ये प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए हम अभी थोड़ा इसको समझाने वाले हैं। इसका नोट्स PDF मिलेगा आपको, वो भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब इसको थोड़ा मेरे साथ समझना चाहें तो आप समझें। अपने राजनीति विज्ञान में 11th क्लास में NCERT सिलेबस में हमारे पास होंगी 2 बुक। आपको ध्यान हो कितनी बुक होती हैं? 2 बुक होती हैं। एक बुक होती है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, दूसरी है राजनीतिक सिद्धांत। अब इनमें हम पढ़ने क्या वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों? हम पढ़ने वाले हैं संविधान क्या है। पहला ही चैप्टर अपना है कि संविधान क्या है और संविधान क्यों, यानी संविधान की हमें जरूरत क्यों है। तो संविधान एक कानून और नियमों का दस्तावेज है। इसको एक समय पीरियड में संविधान सभा द्वारा लिखा गया, इसलिए भारत का संविधान लिखित है। फिर दूसरा है कि भारतीय संविधान में अधिकार, यानी संविधान में नागरिकों को अधिकार दिया गया है। चुनाव और प्रतिनिधित्व, चुनाव जो लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई है उसमें चुनाव कैसे होंगे, उन चुनावों के लिए जो अब उम्मीदवार होंगे उनके चुनाव की व्यवस्था क्या होगी, यानी लोकसभा के लिए चुनाव की व्यवस्था क्या होगी, राज्यसभा के उम्मीदवारों के लिए क्या होगी, सरपंचों के लिए क्या होगी, राष्ट्रपति के लिए क्या होगी। सबके अपने अपने चुनाव के तरीके होंगे। उनसे प्रतिनिधित्व होगा, यानी ये जो प्रतिनिधि चुन के जाएंगे ये जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे। फिर सरकार के 3 अंग होंगे, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका जो है वो कानून बनाएगी, लेजिस्लेचर है वो कानूनों को बनाएगी। कार्यपालिका जो कि एग्जीक्यूटिव है वो उनको लागू करेगी। न्यायपालिका जस्टिस देगी, यानी इन दोनों के द्वारा किए हुए काम का समीक्षा करेगी, न्यायिक पुनर्वलोकन करेगी। ये काम करेगी न्यायपालिका। तो ये सरकार के 3 अंग हैं, इनकी मदद से सरकार काम करेगी। कौन से 3 अंग है? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। नेक्स्ट है संघवाद, फेडरलिज्म। ये भी हमने सरकार का एक रूप अपनाया है। नेक्स्ट है स्थानीय शासन, यानी संघवाद के 3 भाग हैं भारत में, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। 3 भागों में बटी हुई हैं शक्तियां। तो इसमें हम स्थानीय शासन भी पढ़ेंगे। स्थानीय शासन को संवैधानिक रूप कब दिया गया ये भी पढ़ेंगे। संविधान एक जीवन दस्तावेज है। ये जो संविधान हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ा था कि संविधान क्या है, क्यों इसकी जरूरत है, ये बना कैसे, पहले चैप्टर में ये था। तो क्या वो एक लिखित किताब है या उसको इम्प्लीमेंट करके या उसको समय और परिस्थितियों के अनुसार कोई संशोधन भी किया जा सकता है? कहीं मर्त तो नहीं है किताब लिख के रख दी और उसमें कहीं कोई संशोधन ही नहीं हो सकता? नहीं, भारत का संविधान है वो एक जीवंत दस्तावेज है, यानी वो जीवित है। उसमें घटाया बढ़ाया जा सकता है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। कहने का मतलब परिस्थितियों के अनुसार जिस भी विषय की जरूरत होगी परिस्थितियों के अनुसार उस विषय को शामिल किया जाएगा। अगर किसी की जरूरत नहीं है तो उसको हटा दिया जाएगा। संविधान का राजनीतिक दर्शन, ये भी इसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरी जो बुक है अपनी राजनीतिक सिद्धांत, यानी पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी में हम क्या पढ़ेंगे? सिद्धांत पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जैसे कि समानता क्या है, स्वतंत्रता क्या है। तो सबसे पहला जो चैप्टर होगा वो तो होगा हमारा सिद्धांत वाला, कि सिद्धांत होते क्या है, राजनीतिक सिद्धांत होते क्या है, इनका परिचय होगा उसमें तो पहले चैप्टर में। तो फिर दूसरा चैप्टर होगा वो होगा स्वतंत्रता क्या है, फ्रीडम क्या है, फ्रीडम की एक सीमा क्या है। अलग अलग विचारकों ने फ्रीडम की क्या डेफिनेशन दी है, क्या परिभाषा दी है, उनके अनुसार, विचारकों के अनुसार समानता क्या है। हर विचारक की समानता के नजरिया है या दृष्टिकोण है वो अलग है, हर विचारक की अपनी विचारधारा है।
तो उस विचारधारा के अनुसार समानता क्या है, ये कॉन्सेप्ट हैं राजनीति विज्ञान के, इनको क्लियर करेंगे। सामाजिक न्याय क्या है, सामाजिक न्याय विचारकों के अनुसार किसको सामाजिक न्याय मानते हैं। अधिकार क्या है, नागरिकता क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, शांति और विकास क्या है। ये चैप्टर होंगे राजनीतिक सिद्धांत, एक परिचय वाली राजनीतिक सिद्धांत यानी पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक में। अपना पहला चैप्टर है वह संविधान क्या और क्यों। बहुत ही सरल और सहज करके प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही सरल और सहज करके मैंने नोट्स बनाए हैं। पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, यानी जो मुख्य अवधारणाएं हैं, मेन कॉन्सेप्ट है, उनको क्लियर करने की कोशिश की है। पहले हम पढ़ेंगे कि जो संविधान है वो है क्या, फिर संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान की आवश्यकता क्यों, इन सब पे बात करेंगे। संविधान क्या है, संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। देश संविधान से चल रहा है, यानी ये सर्वोच्च कानून, सबसे बड़ा जो कानून है वो क्या है, संविधान है। देश इसी के अनुसार चल रहा है, कहने का मतलब भारत में कानून का शासन है। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि देश कानून के अनुसार चल रहा है, सर्वोच्च कानून के अनुसार चल रहा है, यानी संविधान के अनुसार चल रहा है। देश की शासन व्यवस्था, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य, सरकार की संरचना, उनकी शक्तियां क्या होंगी, उन शक्तियों को नियम और कानूनों का एक दस्तावेज बना दिया है, उसी को कहते हैं संविधान। और ये लिखित में बनाया है, संविधान सभा ने बनाया है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में। इसलिए ये जो संविधान है ये लिखित है, भारत का संविधान लिखित है। तो एक बार रिवीजन कर ले। पहला चैप्टर समझ में आ गया तो दूसरा भी आ जाएगा, दूसरा आ गया तो तीसरा भी आ जाएगा, क्योंकि जो एनसीईआरटी सिलेबस है उसकी खूबसूरती है कि उसका एक चैप्टर दूसरे से को रिलेट है, जुड़ा हुआ है। संविधान क्या है, सर्वोच्च कानून है, भारत का सर्वोच्च कानून है, जिसके अनुसार शासन व्यवस्था चलती है, सरकारें काम करती हैं, नागरिकों के अधिकार कर्तव्य तय हैं, सरकार की संरचना तय है, लोकतांत्रिक होगी कि गैर लोकतांत्रिक होगी, कि उसकी शक्तियां कहाँ तक, कौन सी सीमा तक होंगी, नियम कानूनों का दस्तावेज है। और इसको संविधान सभा ने लिखा है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में, इसलिए भारत का संविधान लिखित है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, तो हमारा जो समाज है उसमें जाति, धर्म, लिंग, वंश, रुचियां, यानी कहने का मतलब देश में कई धर्मों के लोग हैं, कई जातियों के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, उन सबको न्याय मिल सके, उन सबके समान, उनके साथ समानता का व्यवहार हो सके, उनके अधिकारों का हनन ना हो, इसके लिए हमें संविधान की जरूरत है। यानी देश में अनुशासन बनाए रखने के लिए संविधान की जरूरत है, यानी नियम और कानूनों की जरूरत है। संविधान क्या है ये तो हमने बात कर ही ली कि संविधान क्या है। संविधान की सीमाओं को निर्धारण किया गया है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है ये, और सत्ता के विभिन्न अंगों में संतुलन बनाए रखता है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों अंग हैं वो किस प्रकार से काम करेंगे। कहीं ये अधिनायक, कोई भी एक अंग है वह अधिनायकवादी तो नहीं हो जाएगा, अतिवादी तो नहीं हो जाएगा, तो इनके जो सरकार के अंग हैं इनमें संतुलन बनाए रखने का काम भी किसमें बता दिया गया, संविधान में बता दिया है। बहुसंख्यकवाद को नियंत्रित करने का भी संविधान में बता दिया है, क्योंकि भारत में हिंदू हैं वो संख्या में लगभग 80% है, और बाकी जो हैं वो 20% में समाये हुए हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जो भी हैं। 6 अल्पसंख्यक धर्म हैं भारत में, वो 20% में समाये हुए हैं। तो बहुसंख्यकवाद को नियंत्रित करने का कार्य भी संविधान करता है। भारत का संविधान कैसा है, भारत का संविधान लोकतांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष है। कब बना, कैसे बना, तो ये बना 1946 से लेकर 1949 तक, यानी 1949 में बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिया गया था। संविधान निर्माता माने जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी इसके प्रमुख वास्तुकार माने जाते हैं। 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही क्यों माना जाता है, जबकि संविधान लिखने में सबसे पहले 389 लोग थे जब देश विभाजित नहीं हुआ। फिर देश विभाजित हो गया भारत और पाकिस्तान में, तो 299 सदस्य रह गए थे। साइन इस पे 284 सदस्यों के हुए थे जब संविधान
26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। तब 284 लोगों के हस्ताक्षर हुए थे। फिर भी हम मानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता थे। ऐसा क्यों? क्योंकि संविधान जब बन रहा था तो लगभग 20-22 समितियां बनी हुई थी। उनमें से एक इम्पोर्टेंट समिति बनी हुई थी, वो थी प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसलिए संविधान की एक इम्पोर्टेंट समिति और उस समिति का महत्वपूर्ण कार्य होने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता माना जाता है। संविधान निर्माण के विचार स्रोत हमने कहाँ से लिए? तो भारत का जब संविधान बनाया जा रहा था तो हमारे विद्वान संविधान रचयिता थे, उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। उसमें से ब्रिटेन भी था, अमेरिका भी था, आयरलैंड भी था, ऑस्ट्रेलिया भी था, और भी जैसे दक्षिणी अफ्रीका भी था, और भी देश थे, जर्मनी भी थी। इन सब देशों से हमने कुछ न कुछ ग्रहण किया और उसके साथ ही गांधी जी के विचारों को भी शामिल किया गया। नेहरू जी का जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन था उद्देश्य प्रस्ताव, उसको भी शामिल किया गया, उनसे भी कुछ ग्रहण किया। तो इस प्रकार से संविधान निर्माण के जो स्रोत हैं वो बहुत से हैं। जैसे संसदीय व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली, अमेरिका से हमने मूल अधिकार लिए, राष्ट्रपति के जो पावर वगैरह हैं, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया है। आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए, ऑस्ट्रेलिया से भी हमने जो अपनी प्रस्तावना है उसके शब्द वगैरह लिए हैं। तो इस प्रकार से हमने किसी देश से अपनी भारतीय परिस्थितियों के अनुसार जो सही लगी अपने संविधान निर्माताओं को, उनको लिया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो संविधान क्या है, ये हो गया। संविधान की 2 विशेषता कौन सी हैं? तो ये नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है और ये सरकार के तीनों अंगों के बीच संतुलन बनाता है। और संविधान का मुख्य उद्देश्य है कि भारत में समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और न्याय सुनिश्चित रहना चाहिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में संविधान की आवश्यकता क्यों है? क्यों हमने संविधान अपनाया? क्या हम संविधान के बिना काम नहीं कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, क्योंकि संविधान की आवश्यकता समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए है, सभी नागरिकों को समान अधिकार देने के लिए है। नहीं तो कोई जो ताकतवर होता वो अधिकार लेता और गरीब को अधिकार मिलते नहीं। तो इसलिए सबको अधिकार मिले, समाज में व्यवस्था बनी रहे, हिंसा नहीं हो, मारकाट नहीं हो, गरीब को सताया ना जा सके, इसलिए संविधान की आवश्यकता है। सरकार की शक्ति को सीमित करने के लिए, सरकार अगर बहुमत वाली सरकार है तो मनमर्जी कर सकती है, इसलिए उसकी सरकार को सीमित किया जा सके, शक्तियां सीमित की जा सके। जैसे कोई धर्म विशेष किसी दूसरे धर्म के साथ भेदभाव करने लगे तो संविधान उनके अधिकारों की क्या करेगा? रक्षा करेगा। संविधान ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी समूह को बहुमत के आधार पर दूसरों के साथ अत्याचार करने की अनुमति न हो। भारत का संविधान कैसे बना था? तो 1946 में एक संविधान सभा गठित की गई। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की मेहनत के बाद और लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद हमने अच्छी बातों को ग्रहण करके 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया, यानी अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित हो गया, और 26 जनवरी 1950 को हमने लागू कर दिया। इसीलिए संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि स्वतंत्र तो भारत 1947 में ही हो गया था, लेकिन गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को हुआ था। जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था तो लागू 26 जनवरी 50 को क्यों किया? ये 2-3 महीने क्यों निकाले? नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, ये क्यों निकाले? क्योंकि 1930 के करीब 1929 की लाहौर अधिवेशन, आपको ध्यान होगा 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लाहौर अधिवेशन हुआ था। उसमें ये तय किया गया था कि अंग्रेजी सरकार भारत को स्वतंत्र करे या नहीं करे, हम 1930 से यानी अगले साल से और हर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो उसी ऐतिहासिक दिवस के कारण 26 जनवरी को संविधान लागू किया, बनकर तो इसी दिन तैयार हो गया था। इसमें विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों के अच्छे विचारों को शामिल किया गया। अतिरिक्त महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो देख सकते हैं कि संविधान एक जीवन दस्तावेज है, समय समय पर इसमें संशोधन किए जा सकते हैं। संविधान हमें ये भी बताता है कि सरकार कैसे बनाई जाए और कैसे हटाई जाए।
अगर सरकार मनमर्जी करे, संविधान लोगों की इच्छा के अनुसार काम न करे, तो उसको हटाने वाले प्रावधान भी संविधान में दिए गए हैं। संविधान क्या होता है? तो शासन चलाने के नियमों का एक ढांचा है। भारत का संविधान लागू कब हुआ? तो ये प्रश्न है, ये ऊपर हमने जैसे हल किए वैसे ही है। संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संविधान का मुख्य उद्देश्य है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। भारतीय संविधान का वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संविधान सभा का गठन 1946 में हो गया था। संविधान में शक्ति कितने जो अंग हैं, शक्ति के कितने मुख्य अंग हैं? वो हैं 3, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। संविधान का मुख्य कार्य क्या है? तो नागरिकों और सरकार के बीच है वो संबंध तय करना। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान किस प्रकार का है? तो लचीला और कठोर दोनों का मिश्रण है। भारत का संविधान लचीला यानी कुछ ऐसे संशोधन है जो आसानी से किए जा सकते हैं। कठोर इसलिए है कि कुछ ऐसे संशोधन है जो 2/3 बहुमत प्लस राज्यों की अनुमति भी लेनी पड़ती है, तो इसलिए कठोरता का भी अंश लिया गया है। संविधान की प्रस्तावना का शब्द नहीं है तो समाजवादी है, लोकतांत्रिक है, पूंजीवाद नहीं है, धर्मनिरपेक्ष भी है। संविधान किस प्रकार का दस्तावेज है? कानूनी दस्तावेज है। भारतीय नागरिकों को क्या प्रदान किए गए? मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? मूल संविधान के अनुसार 22 भाग हैं। जब संविधान बना तब कितने भाग थे? आज भी 22 ही हैं। कोई कुछ बुकें आपको 23 बताएंगे, कोई 25 बताएंगे, लेकिन आज भी 22 ही हैं, क्योंकि कोई 23वां भाग नहीं जुड़ा, 24वां भाग भी नहीं जुड़ा, 25वां भाग भी नहीं जुड़ा। 22 के 22 भाग हैं। अगर कुछ जुड़ा है तो जैसे 21 क 21 ख ऐसे जुड़ गए, क ख के रूप में जुड़ गए, 1 2 के रूप में जुड़ गए, लेकिन 23 24 नहीं जुड़ा। फिर अनुच्छेद कितने? 395 है। आज भी 395। कुछ किताबें आपको 400 और कुछ बताएंगे, कुछ लेखक भी बता देंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है। कोई 396वां कहीं नहीं लिखा मिलेगा आपको, क्योंकि जो भी जुड़ा है वो जैसे मान लें कि 51 क मूल कर्तव्य बाद में जोड़े थे तो 51 क के रूप में जोड़े थे, तो इस प्रकार के क ख ऐसे जुड़ेंगे। 96 नहीं हुआ है। हाँ, अनुसूचियां जरूर हो गई हैं, ये ध्यान रखें। मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थी, लेकिन बाद में जुड़ गई 4। जैसे 9वीं अनुसूची जुड़ गई, 10वीं जुड़ गई, 11वीं जुड़ गई और 12वीं जुड़ गई। 9वीं जुड़ी 1951 में जुड़ गई थी। 10वीं जुड़ी अपने चुनाव से संबंधित है वो। 11वीं और 12वीं स्थानीय सरकारों से संबंधित है। तो अनुसूचियां जरूर 12 हो गई, 8 से हो गई हैं 12। कौन? अनुसूचियां। बाकी कुछ नहीं जुड़ा है। ठीक है, आपको याद रखना है। किस देश के संविधान में मौलिक अधिकार लिए गए? हमने किस देश से लिए हैं? अमेरिका से। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिए। वैसे मैंने बता दिया आपको भारत में न्याय किस प्रकार का है। तो 3 प्रकार का न्याय है भारत के संविधान में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे कि कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं। भारतीय संविधान में अधिकार, मूल अधिकार क्या होते हैं? वे न्यूनतम शर्तें हैं जो सम्मानजनक और स्वतंत्र जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं, और अधिकार लोकतंत्र की आत्मा होती है। अधिकारों के बिना नागरिकों का कोई जीवन नहीं है, तो अधिकार नागरिकों को इसीलिए दिए गए हैं कि उनका जीवन है वो सर्वांगीण विकास कर सके, हो सम्मानजनक हो, स्वतंत्र जीवन हो। मौलिक अधिकार वो हैं जो व्यक्ति के लिए जरूरी है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए, और जिनको संविधान में शामिल कर लिया गया है उनको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। वर्तमान में नागरिकों के पास 6 मूल अधिकार हैं। जब संविधान लागू हुआ तो 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने? 6 ही हैं। वर्तमान में 6 हैं, ये ध्यान रखें। 7 थे तो फिर वो संपत्ति का अधिकार है वो बाद में हटा दिया, इसलिए वर्तमान में भी 6 ही हैं। और उनके लिए अनुच्छेद कौन से हैं? देखो, समानता का अधिकार किसमें दिया गया है? समानता का अधिकार दिया है 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार दिया है 19 से 22 में। फिर शोषण का विरुद्ध अधिकार है वो 23 और 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो 25 और 28 तक दिया है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है वो 29 और 30 में दिया गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो 32 में दिया है। ऊपर के जितने भी अधिकार हैं
समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार, ये अधिकार तभी हैं जब अनुच्छेद 32 है। ऐसा क्यों? क्योंकि संवैधानिक उपचार यानी संविधान में उपचार, आप इन ऊपर वालों का इलाज यही करता है। कैसे करता है? क्योंकि संविधान में अनुच्छेद 32 है, वो सर्वोच्च न्यायालय में सीधी रिट जारी करने का पावर देती है। अगर किसी के अधिकारों का हनन हो तो व्यक्ति सीधा अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत वो उच्च न्यायालय में जा सकता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसलिए ताकतवर है, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे हृदय कहा था, हृदय और आत्मा कहा था संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, यानी अनुच्छेद 32 को। मौलिक अधिकार समान है और न्यायालय द्वारा संरक्षित है। सरकार द्वारा इनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। इनका उल्लंघन होने पर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अनुच्छेद 32 में, इसीलिए आत्मा और हृदय है। और अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं। ये कौन सी हैं? ये हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंट और सिटोरियो, 5 प्रकार की हैं। मौलिक अधिकार क्या हैं इसकी बात कर चुके, अनुच्छेद 32 की कर चुके। संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार क्या है? ये अल्पसंख्यक समूह को मिला हुआ है, जो भाषा और संस्कृति, धर्म की दृष्टि से जो अल्पसंख्यक यानी संख्या में कम है, उनको मिला हुआ है 29 और 30 में। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अब ये कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है इसमें? देखो, व्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की यानी बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्त कर सकता है अपने विचारों को व्यक्ति, संघ बना सकता है, आंदोलन कर सकता है, निवास कर सकता है यानी कहीं भी भारत के किसी भी क्षेत्र में रह सकता है, भारत में कहीं भी व्यापार कर सकता है। साथ ही उसे पूर्ण स्वतंत्र, ये भी कहा गया है कि पूर्ण स्वतंत्र नहीं है क्योंकि इस पे सीमा भी है, अनलिमिटेड नहीं है स्वतंत्रता। क्योंकि अगर सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ती है, नैतिकता पे कहीं चोट आती है, कहीं सुरक्षा, देश की एकता और अखंडता को खतरा होता है या किसी के स्वास्थ्य को खतरा होता है, तो वहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता को रोक दिया जाएगा, वहाँ सीमा लगा दी गई है। समानता का अधिकार क्या? अनुच्छेद 14 से 18 में व्यक्ति कानून के समक्ष समान है, यानी कानून उसे समानता की गारंटी देता है, भेदभाव पे रोक लगाता है, समान अवसर देता है, उपाधियों की समाप्ति करता है, अस्पृश्यता का अंत करता है। 14 से 18 में। MCQ देख लें, जो ऊपर हमने कॉन्सेप्ट के लिए किए हैं उसी के आधार पे MCQ हैं। PDF डाउनलोड कर लें और नेक्स्ट अपना पढ़ लें। फिर इसमें आरक्षण, जो प्रतिनिधित्व की प्रणाली है, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, क्योंकि जो फर्स्ट अभी आपके टेस्ट होने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए चुनाव और प्रतिनिधित्व वाला चैप्टर है, इसको भी देख लें। तो लोकतंत्र की जो मूल भावना है उसके अनुसार लोकतंत्र में चुनाव बहुत जरूरी है। चुनावों के द्वारा ही हम किसी भी सरकार को निष्पक्ष रूप से चुन सकते हैं। इसके लिए निष्पक्ष चुनाव होने बहुत जरूरी है। लोकतंत्र और चुनाव का गहरा संबंध है। किसी भी सरकार को अधिनायकवादी होने से चुनाव ही रोकते हैं। हम 5 साल बाद किसी भी सरकार को जो ढंग से काम नहीं करती तो उसको बदल सकते हैं। ये पावर जनता के पास है, तो ये चुनावों के माध्यम से ही है, चुनाव द्वारा ही बदल सकते हैं। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे समूह के लिए, जबकि बड़े देश के लिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित है। तो भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसलिए कई ऐसे भी चुनाव हैं जो अप्रत्यक्ष हैं और कई चुनाव प्रत्यक्ष हैं। जैसे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भारत में प्रत्यक्ष हैं, और जैसे राष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य, इनके चुनाव हैं वो अप्रत्यक्ष हैं। तो हम प्रत्यक्ष वाली बात करेंगे। प्रत्यक्ष चुनाव कौन से हैं? जिसको कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये बहुत ही सरल विधि है और ये अपनाई जाती है लोकसभा के सदस्यों के लिए और विधानसभा के सदस्यों के लिए। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा वोट ले लेगा वही विजय होगा। इसमें 50.1 की आवश्यकता नहीं है, यानी बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। बहुमत कहते हैं 50+1 जो प्राप्त करे प्रतिशत के रूप में, तो उसको कहते हैं। यानी कहने का मतलब, जैसे समझ लें, जैसे 100 है, 100 में से अगर किसी ने 51% लिया है तो वो बहुमत प्राप्त किया है।
लेकिन मान लो कि 100 वोटर, कोई 3 व्यक्ति खड़े हैं या 4 व्यक्ति खड़े हैं, उम्मीदवार खड़े हैं, तो 4 को अगर हम बांटे A, B, C और D में, तो जैसे किसी ने लिए 40, किसी ने प्राप्त किए 30, किसी ने प्राप्त किए 10, किसी ने प्राप्त किए 20, तो इसमें ये जो 40 वाला है ये बहुमत तो नहीं प्राप्त कर पाया, लेकिन ये विजय होगा। इसको कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, सबसे ज्यादा वाला जो सबसे आगे है वो विजय हो गया, उसको बहुमत की जरूरत नहीं है। 50 इसने प्राप्त नहीं किए, फिर भी ये जीत गए। ये सरल है विधि, बड़े देशों के लिए सहज और सरल है, लोगों को समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, इसलिए इसको अपनाया गया है। अप्रत्यक्ष चुनाव राज्यसभा के लिए होते हैं भारत में। किसके लिए होते हैं? राज्यसभा के लिए, विधान परिषदों के लिए, राष्ट्रपति के लिए ये चुनाव होते हैं। इसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफर वोट। मतलब अनुपातिक अनुक्रमणीय विधि या अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय विधि, यानी बदल सकते हैं, इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। आरक्षण प्रणाली, तो निर्वाचित क्षेत्र है, आरक्षण दिया गया है। SC ST को, OBC को आरक्षण नहीं है। महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं है लोकसभा और विधानसभा में। लोकल गवर्नमेंटों में है 33%। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए क्या बना हुआ है? चुनाव आयोग बना हुआ है अनुच्छेद 324 के तहत। चुनाव कौन करवाता है? निष्पक्ष। अनुच्छेद 324 के तहत इलेक्शन कमीशन करवाता है, चुनाव आयोग करवाता है। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए 25 जनवरी को, कौन सी जनवरी को? 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। अब चुनाव आयोग काम क्या क्या करता है? चुनाव आयोग करता है मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव तिथि तय करना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना, आदर्श आचार संहिता जिसको बोलते हैं, राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह आवंटित करना, चुनाव प्रक्रिया पर निगरानी रखना। चुनाव सुधार के लिए भी काफी प्रयास हुए हैं। हालांकि लोकतांत्रिक देश है भारत, लेकिन फिर भी सभी चुनाव हैं वो निष्पक्ष नहीं हो पाते, चुनाव में हेराफेरी हो जाती है। तो चुनाव सुधार के लिए भी बीच बीच में कई प्रयास किए गए हैं। तो चुनाव सुधार के प्रयास भी दिए गए हैं, तो इनको भी देख लें कौन कौन से चुनाव सुधार हुए हैं। अब हम कुछ प्रश्न देखेंगे कि जैसे चुनाव आयोग की जो स्थापना है वो किस अनुच्छेद के तहत हुई है? वो हुई है अनुच्छेद 324 के तहत। लोकसभा, भारत में लोकसभा के सदस्यों का चुनाव FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो मैंने ऊपर समझाई है। चुनाव के संचालन की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। प्रत्येक नागरिक को एक मत की प्रणाली को क्या कहते हैं? सार्वभौमिक वयस्क मतदान पद्धति। ये समझाऊंगी मैं अभी आपको कि ये कौन सी पद्धति होती है। तो जब भारत का संविधान लागू हुआ, आपको ध्यान हो कि जब भारत का संविधान लागू हुआ तो 21 वर्ष की आयु रखी गई थी कि 21 वर्ष से ऊपर का हर भारतीय नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, वंश का क्यों ना हो, वो वोट देने का अधिकार रखता है। इसको कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मत पद्धति। लेकिन 61वां संविधान संशोधन पारित किया गया 1989 में राजीव गांधी के समय, और उन्होंने इसको उम्र को घटाकर कितना कर दिया? 18 वर्ष कर दिया। तो अब क्या है? 18 वर्ष से ऊपर का हर भारतीय नागरिक किसी भी जाति, धर्म, लिंग, वंश का क्यों ना हो, वो वोट देने का अधिकार रखता है। राज्यसभा में सदस्य किस प्रणाली से चुने जाते हैं? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली है, एकल संक्रमणीय पद्धति, इसी से चुने जाते हैं। तो इनको हमने देख लिया। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कौन से होते हैं? जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए जहां जिस जनसंख्या में जो लोग हैं उसके अनुसार सीटें आरक्षित कर दी जाती हैं। जैसे लोकसभा में कितनी है? 87 और SC और ST की सीटें निर्धारित की हुई हैं। राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं ये बता ही दिया, तो इसको आप देख लें। नेक्स्ट है कार्यपालिका, जो कि बने हुए संविधान को लागू करती है। कार्यपालिका किसे कहते हैं? सरकार का वो अंग जो नीतियों का निर्माण करे, उनके क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार हो। ये प्रशासन का संचालन भी करती है और सरकारी निर्णयों को लागू भी करती है। कार्यपालिका का विवरण देखें तो कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है राजनीतिक कार्यपालिका,
जैसे चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो राजनीतिक कार्यपालिका के हिस्सा हैं, वो लगभग 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, सॉरी। जैसे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये किसके हिस्से हैं? ये कौन सी कार्यपालिका के हिस्सा है? ये हैं राजनीतिक के। स्थायी कार्यपालिका कौन सी होती है? जैसे प्रशासनिक अधिकारी, IAS IPS और चपरासी से लेकर जितने भी सरकारी कार्मिक हैं वो स्थायी कार्यपालिका में आते हैं। अब भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, तो यहाँ की जो कार्यपालिका उसको भी देखेंगे हम। तो यहाँ पे कार्यपालिका को 2 भागों में बांटा गया, एक तो संवैधानिक और एक वास्तविक। संवैधानिक कार्यपालिका की जिम्मेदारी राष्ट्रपति के पास है, यानी संविधान में प्रमुख है, सब काम है भारत के वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, इसलिए संवैधानिक कार्यपालिका का हिस्सा कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन उन कामों को करता कौन है? प्रधानमंत्री करता है अपनी मंत्री परिषद के माध्यम से। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है, यानी प्रधान होता है, इसलिए इसको कहते हैं प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता। राज्यों में इसी प्रकार से है। राज्यों में जो संविधान ने प्रमुख बनाया है वो तो कौन है? राज्यपाल है। संविधान ने प्रमुख बना दिया, यानी राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं, गवर्नर के नाम से होते हैं। लेकिन चीफ मिनिस्टर है, यानी मुख्यमंत्री है, वो वास्तविक कार्यपालिका है। वो अपनी मंत्री परिषद है उसकी सहायता से, उसका हेड होने के कारण वो वास्तविक कार्य वो ही करता है। राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री प्लस मंत्री होते हैं। तो मंत्री 3 प्रकार के होते हैं मंत्री परिषद में: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? संविधान में प्रमुख है, तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। निर्वाचक मंडल होता है इसके लिए, किस किस का? MLA और MP, यानी विधान सभा के सदस्य MLA और MP यानी सांसद। और विधि कौन सी है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है। 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, और जो व्यक्ति 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो वो राष्ट्रपति बन सकता है। आगे बात समझ में। निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? MP और MLA, यानी लोकसभा के दोनों सदनों के सदस्य और विधानसभा के सदस्य। विधान परिषद के सदस्य नहीं होते, ये ध्यान रखें। राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। अब विधायी कार्यों में सहयोग, बिल को असेट करना, यानी कोई भी कानून है वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से, कोई भी विधेयक है वो कानून तभी बनेगा जब उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएं। आगे बात समझ में। राष्ट्रपति का पद बहुत महत्वपूर्ण है। सभी कार्य, देश के सभी कार्य, यानी देश का प्रमुख है वो राष्ट्रपति है संविधान की नज़र में। तो संविधान कहता है कि जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाएं तो कोई भी विधेयक है वो कानून नहीं बनेगा। आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन भी राष्ट्रपति लगाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियां करने का कार्य भी राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख है, तो प्रधानमंत्री क्या क्या करेगा? नियुक्ति किसके द्वारा होगी? प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी राष्ट्रपति के द्वारा। आमतौर पर उस दल के नेता को जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त किया हो, उस दल के नेता को सिलेक्ट करके प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दी जाती है राष्ट्रपति द्वारा। तो प्रधानमंत्री है, कोई राजनीतिक नेता नहीं है, वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जनता नहीं करती, राष्ट्रपति करता है। मंत्री परिषद का नेतृत्व करता है प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति को सलाह देना, नीतिगत निर्णय लेना, संसद में सरकार का नेतृत्व करना, यानी सरकार का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। मंत्री परिषद की संरचना देखते हैं। मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं मंत्री परिषद में। कैबिनेट मंत्री, जो कि नीतिगत निर्णयों में मुख्य भूमिका होती है, इनकी उच्च स्तर के मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले या कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करते हैं। और उप मंत्री होते हैं, सहयोगी के रूप में काम करते हैं, ये निर्णय नहीं लेते। कोई भी निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? कैबिनेट मंत्री की ही होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व किसको कहते हैं? तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति, किसके प्रति? संसद का कौन सा सदन है? जनता का निर्वाचित सदन है, प्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ सदन है लोकसभा।
और इसके प्रति मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। एक मंत्री नहीं, पूरी मंत्री परिषद। यदि प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दे तो पूरी मंत्री परिषद को अपना पद है वो त्यागना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। ठीक है, इसको कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। एक की जिम्मेदारी नहीं, सबकी जिम्मेदारी। यानी एक डूबेगा तो सब डूबेंगे, एक तैरेगा तो सब तैरेंगे। कार्यपालिका गवर्नर प्लस सीएम। राज्य की कार्यपालिका कौन होती है? गवर्नर यानी राज्यपाल और मुख्यमंत्री। अब हम इनको समझेंगे। राज्यपाल की भूमिका राष्ट्रपति जैसी है राज्य स्तर पर, और मुख्यमंत्री की वैसी भूमिका है जो केंद्र में प्रधानमंत्री की है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? महत्वपूर्ण शब्दावली इसमें कार्यपालिका क्या काम करती है, सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री सहित मंत्री कितने हो सकते हैं। अब देखो, 91वां संविधान संशोधन पारित किया गया था 2003 में। 91वां, उसमें तय कर दिया था 2003 में कि मंत्री परिषद में कितने मंत्री हो सकते हैं। तो जो लोकप्रिय सदन है, जैसे केंद्र में लोकसभा, राज्यों में विधानसभा, इसके सदस्यों की संख्या का कितने प्रतिशत होगा? 15%। जैसे राजस्थान के संदर्भ में निकाल लें हम, राजस्थान में 200 विधायक हैं, विधानसभा के सदस्य कितने? 200। 200 का कितना होगा? अधिकतम 15%, मुख्यमंत्री सहित। निकाल के देख ले, 2 0 से 2 0 काट देंगे, 15 दूनी 30, अधिकतम 30 मंत्री मंत्री परिषद में होंगे। किसके सहित? किसके सहित होंगे? सीएम सहित, मुख्यमंत्री सहित। वैसे ही प्रधानमंत्री सहित हो जाएंगे केंद्र की बात करेंगे तो इसके जो कॉन्सेप्ट थे मैंने क्लियर करा दिए कि राज्यपाल भी 5 साल के लिए नियुक्त होता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। तो इनको आप डाउनलोड कर लें, पढ़ लें। नेक्स्ट अपना चैप्टर होगा फिर विद्यार्थियों, और हर दिन 6 बजे अपना वीडियो आता है, तो आप 6 बजे का वीडियो देखना ना भूलें। राजस्थान जीके से संबंधित, बोर्ड एग्जाम से संबंधित, आपका कोई भी रिलेटिव हो, कोई भी दोस्त हो, कोई भी भाई हो जो कि कंपटीशनों की तैयारी कर रहा हो, उस तक अपना चैनल शेयर करें। नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम विधायिका का, लेजिस्लेचर का। विधायिका क्या होती है? तो विधायिका वह संस्था है जो कानून बनाती है, नीतियों का निर्माण करती है, निर्धारण करती है और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। कार्यपालिका मतलब सरकार, और ये लोकतंत्र की आधारशिला है। इसके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम नेक्स्ट इससे भी अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर आपको करा सकें, और मेरे विषय की जो गहनता की जो आप मेरा ज्ञान है उससे आप लाभान्वित हो सकें। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक थैंक्स।